एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके परिवार में उसकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही बुद्धिमान और चतुर लड़की थी। धनीराम दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अरे धनीराम भाई, इतनी कड़कड़ाती धूप में भी काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपना भी ख्याल रखा करो। अरे भोला राम, तुम तो जानते हो, जब चंपा बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ बीमारी से चल बसी। तब से मैं अकेला ही उसकी परवरिश कर रहा हूँ। यदि मैंने काम नहीं किया तो उसे 2 वक्त की रोटी कौन देगा? मैं उसके लिए कभी नहीं रुक सकता भोला राम। ठीक है भाई, लेकिन अपना ध्यान रखा करो। इस प्रकार भोला राम की बातों को टालकर धनीराम अपने काम में लग जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो चंपा उसे देखकर दौड़ कर आती है, क्योंकि पिता की हालत बहुत खराब थी। उनके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी, आपने फिर से पूरा दिन भट्टी के पास बैठकर काम किया है। देखिए, आपके हाथ कितने जल गए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे भी काम करने दीजिए, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। अरे चंपा, जब तक मेरे हाथों में जान है तब तक तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से तेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा, उसके बाद तो चैन से बैठूंगा। पिताजी, शादी की बात छोड़िए, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप ही तो कहते हैं कि मैं आपकी जान हूँ, तो फिर आप अपनी जान को अपने से दूर कैसे कर सकते हैं? पहले आप बैठिए और खाना खाइए, फिर बात करेंगे। इस प्रकार अपनी बेटी के साथ बातचीत करते हुए धनीराम ने भोजन किया और सोने चला गया। लेकिन चंपा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब से वो अपने पिता को इस तरह कष्ट नहीं उठाने देगी। पिताजी इस उम्र में भी भट्टी के सामने बैठकर बर्तन बनाते हैं। उनके हाथ जल चुके हैं, फिर भी वो रुकते नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे पिताजी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। अगली सुबह चंपा सूरज उगने से पहले ही उठ जाती है। वो घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है जहाँ पर पुराने बर्तन और मिट्टी का ढेर लगा होता है। दरअसल चंपा के पास एक अद्भुत कला थी जो उसने किसी को नहीं बताई थी। वो मिट्टी से ऐसे बर्तन बना सकती थी जो सोने की तरह चमकते थे और उनमें जो भी खाना रखा जाता वो कभी खराब नहीं होता था। ये कला उसे बचपन में एक बूढ़ी दादी माँ ने सिखाई थी, जो गांव में कुछ दिन रहकर चली गई थी। चंपा ध्यान लगाकर बैठ जाती है और एक विशेष तरीके से मिट्टी को आकार देने लगती है। उसके हाथों से बनी बर्तन इतनी सुंदर होते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाए। जब धनीराम सोकर उठता है तो वो देखता है कि चंपा ने बहुत सारे सुंदर और चमकीले बर्तन बना रखे हैं। अरे चंपा, ये सब तूने कब बनाया? और ये बर्तन तो इतने सुंदर हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे बर्तन नहीं देखे। ये सोने की तरह क्यों चमक रहे हैं बेटी? पिताजी, ये मेरा छोटा सा हुनर है। बस आप इन्हें बाजार में ले जाइए और बेच दीजिए। आपको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन बेटी, तूने ये सब कहाँ से सीखा? कहीं तू किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही? अगर कोई तांत्रिक विद्या है तो मुझे बता दे, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, ये तो बस एक कला है। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताइएगा कि ये बर्तन मैंने बनाए हैं, नहीं तो लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। धनीराम चंपा की बात मान लेता है। वो सुबह सुबह उन चमकीले बर्तनों को लेकर बाजार पहुंचता है। जैसे ही लोगों की नजर उन बर्तनों पर पड़ती है, सब हैरान हो जाते हैं। अरे भाई धनीराम, ये बर्तन कहाँ से लाए? इनकी चमक तो सोने जैसी है और इनका आकार भी बहुत सुंदर है। ऐसे बर्तन तो मैंने राजमहल में भी नहीं देखे। ये मेरी नई कला है, बस इतना समझ लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो खरीद लीजिए। धनीराम के बर्तन उस दिन बहुत जल्दी बिक गए और उसे पहले से 10 गुना अधिक पैसे मिले। इस प्रकार चंपा रोज नए नए बर्तन बनाती और धनीराम उन्हें बाजार में बेचता। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी और घर में खुशहाली आने लगी। आखिरकार चंपा के बनाए हुए बर्तन राजमहल तक पहुंच गए। महाराज,
आपने ये अद्भुत बर्तन देखे हैं? इनकी चमक तो सोने को भी मात दे रही है और इनमें रखा हुआ भोजन कई दिनों तक ताजा रहता है। दासी ने इन्हें आज ही बाजार से लेकर आई हैं। ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। इसे बनाने वाला कोई असाधारण कारीगर है। मुझे पता लगाना होगा कि ये बर्तन कौन बनाता है और कैसे बनाता है। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और पूरे राज्य में इस कारीगर को ढूंढने का आदेश दिया। सेनापति और उसके सैनिक हर कुम्हार के घर गए, लेकिन किसी के पास भी ऐसी कला नहीं मिली। क्षमा करें महाराज, ऐसा कारीगर पूरे राज्य में कहीं नहीं मिला। हाँ, एक बूढ़ा कुम्हार है जो बाजार में ऐसे बर्तन बेचता है, लेकिन उसकी कारीगरी तो बिल्कुल साधारण है। वो इतने सुंदर बर्तन बना ही नहीं सकता। सेनापति की बात सुनकर राजा ने स्वयं साधारण वेश बनाकर बाजार में जाकर धनीराम का पीछा किया। अगले दिन जब रात के अंधेरे में चंपा घर के पीछे जाकर अपनी विशेष कला से बर्तन बना रही थी, तब राजा उसे ऐसा करते हुए चुपके से देख लेते हैं। ये लड़की तो सचमुच बहुत अद्भुत है। इसके हाथों में ऐसी कला है जो साधारण मनुष्यों के पास नहीं होती। ये कला हमारे राज्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। राजा ने सेनापति से कहकर धनीराम को राज दरबार में बुलवाया। आओ आओ धनीराम, तुम्हें हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। भला एक राजा को मुझ गरीब कुम्हार से क्या काम हो सकता है महाराज? मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। धनीराम, बात कुछ ऐसी है कि हमारा पुत्र राजकुमार अर्जुन विवाह योग्य हो चुका है और हमें तुम्हारी बेटी चंपा बहुत पसंद है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या वो इस राजमहल की बहू बन सकती है? महाराज, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है। राजा से समय लेकर धनीराम घर जाता है। वो बहुत चिंतित होता है। तभी उसका मित्र भोलाराम वहाँ आता है और सारी बात सुनकर समझाता है। देखो धनीराम, राजा ने स्वयं प्रस्ताव दिया है। राजा को ना करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। तुम्हारी बेटी राजकुमारी बनेगी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन मुझे डर लग रहा है, राजमहल में मेरी बेटी कैसे रहेगी? वो तो एक साधारण कुम्हार की बेटी है। धनीराम, तुम्हारी बेटी बुद्धिमान है। वो कहीं भी रह सकती है, चिंता मत करो। इस प्रकार भोलाराम के समझाने पर धनीराम राजकुमार अर्जुन और चंपा के विवाह के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमार अर्जुन और चंपा का विवाह धूमधाम से हो जाता है। राजकुमार अर्जुन चंपा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। विवाह के बाद राजकुमार को चंपा की कला का पता चलता है। चंपा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पिताजी ने तुमसे मेरे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा था। इसके पीछे क्या रहस्य है? आर्यपुत्र, दरअसल मुझे एक विशेष कला आती है। मैं मिट्टी से ऐसे बर्तन बना सकती हूँ जो सोने की तरह चमकते हैं और उनमें रखा भोजन कभी खराब नहीं होता। शायद महाराज को इसी कला के विषय में पता चला होगा। क्या सचमुच ऐसी अद्भुत कला है तुम्हारे पास? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ आर्यपुत्र, विशेष रूप से रानी माँ को नहीं। ठीक है चंपा, मैं वचन देता हूँ और तुम अपनी इस कला से पूरे राज्य की सेवा करना। चंपा राजकुमार की बात मान लेती है। वो रात के अंधेरे में अद्भुत बर्तन बनाती और राजकुमार उन्हें दूसरे राज्यों में भेजते, जिससे पूरे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती। लेकिन रानी माँ दुर्गावती को बहू से ईर्ष्या होने लगी। दासी, जब से उस कुम्हार की बेटी आई है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। उसका सारा समय चंपा के साथ बीतता है। मैं उसे इस महल से निकाल कर रहूंगी। रानी माँ, आपको कुछ करना होगा, नहीं तो बहू सारे फैसले खुद करने लगेंगी। मैं उस गरीब को यहाँ राज नहीं करने दूंगी। मुझे कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। एक रात रानी माँ दुर्गावती ने चंपा को बर्तन बनाते हुए चुपके से देख लिया और उनके मन में एक खतरनाक योजना बनी। एक दिन रानी माँ प्रेम पूर्वक चंपा के पास आईं। आइए आइए रानी माँ, आपका स्वागत है। आपको कोई काम था तो आपने मुझे बुला लिया होता।
नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। इस महल में अकेला मन घबरा जाता है, क्यों ना हम दोनों पास के मेले में चलें, मन बहल जाएगा। ठीक है रानी माँ, लेकिन पहले आर्यपुत्र से आज्ञा लेनी चाहिए। अर्जुन तो राजकाज में व्यस्त है, चलो हम दोनों चलते हैं। क्या तुम अपनी रानी माँ के लिए इतना नहीं करोगी? चंपा मेले की तैयारी करने गई, तभी उसे अपने विशेष औजारों और दुर्लभ मिट्टी का ध्यान आया। उसने सोचा कि दासियां इन्हें फेंक सकती हैं, इसलिए उसने सब कुछ एक पोटली में बांधकर साथ ले लिया। दोनों रथ पर बैठकर चली, लेकिन रानी माँ का रथ मेले की बजाय जंगल की ओर मुड़ गया। जंगल में पहुंचने पर रानी माँ ने बीमारी का नाटक किया। बेटी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और प्यास भी बहुत लग रही है। मुझे कुछ चाहिए, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। रानी माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास विशेष कला है। तुम एक सुंदर बर्तन बना दो जिसमें मैं पानी पी सकूं। अगर मुझे जल नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी माँ, आपको मेरी कला के विषय में कैसे पता चला? बेटी, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे क्या छिपाना। जल्दी करो, नहीं तो सब तुमसे प्रश्न पूछेंगे कि मेरे रहते रानी माँ को क्या हो गया। चंपा घबरा गई और उसने अपनी पोटली निकाली। ठीक है रानी माँ, लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं बर्तन बना रही हूँ मेरे औजारों को हाथ मत लगाइएगा और मेरी दुर्लभ मिट्टी को इधर उधर मत बिखेरना, ये बहुत कीमती है। ठीक है बेटी, तुम बनाओ, मैं कुछ नहीं छूंगी। जैसे ही चंपा ध्यान लगाकर बर्तन बनाने लगी, रानी माँ ने अपनी असली योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने चंपा के सारे औजार तोड़ दिए, दुर्लभ मिट्टी को नदी में बहा दिया और चंपा के हाथों पर गरम राख डाल दी। चंपा दर्द से चीख उठी। रानी माँ हंसते हुए वहाँ से चली गई। अब तुम्हारे जले हुए हाथों से कभी कोई बर्तन नहीं बन पाएगा, इसी जंगल में पड़ी रहो। महल लौटकर रानी माँ ने राजकुमार अर्जुन से कहा कि चंपा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो नाराज और दुखी हो गए। उधर जंगल में चंपा जले हुए हाथों के साथ अकेली बैठी रो रही थी। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था और हाथ इतनी जले थे कि कोई काम नहीं हो पा रहा था। कुछ दिनों बाद 3 यात्री विजय, सुधीर और प्रताप उस जंगल से गुजर रहे थे। तभी प्रताप की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहाँ चंपा बैठी थी। अरे भाइयों, देखो, जंगल के बीच में एक लड़की अकेली बैठी है। लगता है वो किसी मुसीबत में है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। अरे भाइयों, हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। न जाने कौन है और क्या मामला है। हाँ विजय ठीक कह रहा है, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अरे, यदि कोई मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए, यही तो मनुष्यता है। चलो मेरे साथ। तीनों चंपा के पास पहुंचे। प्रताप ने चंपा को पानी पिलाया और जंगली जड़ी बूटियों से हाथों पर लेप लगाया। विजय और सुधीर केवल देखते रहे। इसके हाथों पर किसी ने जानबूझकर गर्म राख डाली है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। अरे प्रताप, हमें इसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों जाओ, मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों आगे बढ़ो और देखो कोई वैद्य मिले तो यहाँ लेकर आना। विजय और सुधीर चले गए। प्रताप ने चंपा से उसकी पूरी कहानी सुनी। रानी माँ ने मेरे साथ छल किया, मेरे हाथ जला दिए, मेरे औजार तोड़ दिए और मेरी दुर्लभ मिट्टी नदी में बहा दी। अब मैं कभी बर्तन नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो पर्वत की गुफा में जाओ और वहाँ रहने वाली बूढ़ी दादी माँ से मिलो। उन्होंने ही मुझे ये कला सिखाई थी और वही मेरे हाथ ठीक कर सकती हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। प्रताप कठिन पर्वतीय यात्रा करके बूढ़ी दादी माँ की गुफा तक पहुंचा। प्रणाम दादी माँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कहो बच्चे, तुम्हें क्या कष्ट है? दादी माँ, जिस लड़की को आपने बर्तन बनाने की कला सिखाई थी,
उसके हाथ जला दिए गए हैं और उसकी सारी सामग्री नष्ट कर दी गई है। अब आप ही उसका कष्ट दूर कर सकती हैं। हाँ, उस बच्ची का नाम चंपा था। मैंने उसे ये कला सिखाई थी क्योंकि उसने मेरी बगीचे की सेवा की थी। जब बाकी बच्चे मेरे बगीचे से फूल और पौधे चुराते थे, तब चंपा बगीचे की सफाई करती थी, पौधों में पानी डालती थी। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये विशेष कला सिखाई थी। उसका कष्ट सुनकर मेरा हृदय दुखी हो गया है। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। प्रताप बूढ़ी दादी माँ को चंपा के पास लेकर आया। दादी माँ ने विशेष जड़ी बूटियों से औषधि तैयार की और चंपा के जले हुए हाथों पर लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चंपा के हाथ पूरी तरह ठीक हो गए। बूढ़ी दादी माँ ने उसे नए औजार और नई दुर्लभ मिट्टी भी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ। यदि आप नहीं होती तो मैं कभी दोबारा अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पाती। और तुम्हारा भी धन्यवाद प्रताप। तुम जैसे दयालु मनुष्यों के कारण ही इस संसार में अच्छाई बची हुई है। अब आप कहाँ जाने वाली हैं? मुझे विजयपुर के राजमहल जाकर सच बताना होगा। विजयपुर का नाम सुनकर प्रताप चौंक गया, क्योंकि वो स्वयं विजयपुर का राजकुमार था और रानी माँ दुर्गावती उसकी अपनी माँ थी। प्रताप और उसके मित्र चंपा के साथ राजमहल पहुँचे। अरे राजकुमार प्रताप, आप इतनी जल्दी यात्रा से वापस कैसे आ गए? एक सच के कारण पिताजी। इस राजमहल का वो सच जो मुझसे छिपाया गया, उसे मैं सामने लेकर आया हूँ। चंपा राजा विक्रम सिंह और राजकुमार अर्जुन के सामने आई। राजकुमार अर्जुन बहुत हैरान हुए। चंपा, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आर्यपुत्र, ये सब कुछ रानी माँ बताएंगी। बताइए रानी माँ, सबको सच बताइए। रानी माँ ने तो हमसे कहा था कि तुम अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जब चंपा इस महल में आई, तब अर्जुन उसे अधिक प्रेम करता था। मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने चंपा के हाथ जला दिए, उसके औजार तोड़े, उसकी मिट्टी नदी में बहाई और झूठ बोला। मैंने ये सब अपने बेटों के भविष्य के लिए किया था। बस माँ, बस। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। किसी का भविष्य बनाने के लिए किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद करना कभी उचित नहीं होता। सैनिकों, इन्हें अभी कारागार में बंद करो। नहीं मेरे बेटों, मुझसे घृणा मत करो। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। इस प्रकार राजकुमार प्रताप के कहने पर रानी माँ दुर्गावती को कारागार में बंद कर दिया गया। राजकुमार अर्जुन ने चंपा से क्षमा मांगी और दोनों फिर से सुख से रहने लगे।